पढ़ेंगे क्या? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदु। समझ गए? तो पहले आप लोगों ने पीछे पढ़ा था प्रकाश एक तरंग की भांति बिहेवियर करता है। तो आप लोग आयाम के बारे में, आवृत्ति के बारे में इन सबको जानते हो नहीं? आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, तीव्रता क्या होता है, पता है? चलिए उसी के बारे में जानते हैं। देखो, तरंग की गति इस टाइप से होती है कि नहीं? बोलो भाई, तरंग की गति ऐसे ही होती है ना? तो ध्यान दीजिए, इधर देखिए, तरंग इसी प्रकार से गति करता है। एक चक्कर क्या होता है? देखो, यहां से यहां गया तो आधा चक्कर होता है, यहां से यहां क्या होता है? आधा चक्कर। फिर यहां से जब यहां जाएगा तब आधा चक्कर। तो यहां आधा और नीचे आधा, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? पूरा चक्कर। समझ गए? तो देखिए, एक चक्कर मतलब यहां से यहां जाने में जो दूरी तय होती है उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। एक चक्कर में चली गई दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। समझ में आया तरंग दैर्ध्य क्या होती है? उसके बाद देखो, आयाम क्या होता है? किसी भी ओर अधिकतम विस्थापन। देखो, इस ओर अधिकतम विस्थापन यहाँ है कि नहीं है, और इस ओर अधिकतम विस्थापन इधर है। तो किसी भी एक ओर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। वो आयाम को कहते हैं ए। बात समझ में आएगी यहाँ तक? उसके बाद देखिए, अब बताओ आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगा लेगा आवृत्ति। बात समझ में आई? तो आवर्तकाल, आवृत्ति, ये पूरी बातें समझ में आई? बोलिए, बताइए। एक चक्कर में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या? तरंग दैर्ध्य। किसी भी ओर अधिकतम विस्थापन आयाम। समझिए, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, जिसको हम टी कहते हैं, कैपिटल टी। और एक सेकेंड में जितने चक्कर लगा लेगा आवृत्ति कहलाएगी। सबको इतनी चीजें समझ में आई? अच्छा, एक पॉइंट और आएगा, तीव्रता। तीव्रता मतलब आप चमक से समझ लीजिए। जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी प्रकाश की, उसकी चमक उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ गए? तीव्रता माने चमक। तो सारी मतलब इसके सारे पॉइंट समझ में आ गए नहीं? तो आइए अब देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो बताइए उसका क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कक्षा 10 में पढ़े होंगे, जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ क्या होता है? हाँ, लेकिन यहाँ पे बताइए कितने पॉइंट हैं? पहला आपका तरंग दैर्ध्य, बोलिए। दूसरा है वेग, वेग भी होगा एक, ठीक है। आवृत्ति, तीव्रता और आयाम, बोलिए। ये सब चीजें हैं। तो आप लोग ये बताइए, आयाम हो गया ना? लिखेंगे नहीं आयाम कहीं? ठीक है, चलो ध्यान से देखो। प्रकाश किरण यहां से आई है कि नहीं? परावर्तक तल से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गई? लौट गई। तो जब ये प्रकाश जब यहां से आई थी, जो यहां से प्रकाश किरण आई है, इसमें वेग भी होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, आवृत्ति होगा, तीव्रता होगा, आयाम, सब कुछ होगा इसके पास, है कि नहीं? तो तरंग के रूप में आती है, पढ़े ये भी। तो यहाँ पे देखो, प्रकाश किरण जब आई तो इसका वेग यहाँ जो है टकराने के बाद वही वेग रहेगा, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जितने वेग से आप मारेंगे किसी दीवार पर गेंद को, उतने ही वेग से क्या होगा? वापस आएगा। समझ में आया? तो क्या क्या बदलता है उसको ध्यान से, क्या क्या नहीं बदलता। देखो, वेग जो है नहीं बदलेगा, जिस वेग से आया था उसी वेग से क्या होगा? वापस लौटेगा। बात समझ गए? अच्छा, वेग नहीं बदलेगा तो जो दूरी तय किया है तो तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है? नहीं बदलता है। समझ गए? टकराने से पहले जो तरंग दैर्ध्य होगा वही टकराने के बाद भी होगा। बात समझ गए? तीसरी चीज होती है आवृत्ति। आवृत्ति तो कभी नहीं बदलती है, समझ गए नहीं? ये नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या क्या? तीव्रता और चमक उसकी बदल जाएगी। समझ गए? चमक क्या होगी? बदल जाएगी। जब यहां से जो प्रकाश किरण आई थी, टकराने से पहले चमक ज्यादा रहती है, और जैसे ही टकरा के वापस जाता है चमक क्या होती है? कम हो जाती है। मतलब चमक बदल जाएगी। तो आप लोग एक फार्मूला भी पढ़ेंगे आगे, I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर होता है। I माने तीव्रता, समझ गए, और A माने क्या? तो बताओ भाई, अगर I बदल गया तो उससे रिलेटेड कौन है?
ए, अनुक्रमानुपाती है कि नहीं, तो आई भी बदलेगा तो क्या बदलेगा, ए भी बदल जाएगा। तो अब बताइए, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो टकराने के पहले उसका वेग जो रहेगा वही टकराने के बाद भी रहेगा, टकराने से पहले जो तरंग दैर्ध्य रहेगा वही टकराने के बाद, टकराने से पहले जो आवृत्ति रहेगी वही टकराने के बाद। लेकिन टकराने के बाद आपका तीव्रता क्या होगा, बदल जाएगा, चमक उसकी क्या होगी, बदल जाएगी। टकराने के पहले कुछ और रहेगी, टकराने के बाद कुछ, तो आयाम भी उसका क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे आयाम क्या है बताओ, ये आयाम है कि नहीं, तो अब दूसरी बार जब लौटेगा तो आयाम थोड़ा सा क्या होगा, और कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो आप बताइए, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या चेंज नहीं होता, तरंग दैर्ध्य, वेग और आवृत्ति क्या बदल जाता है, तीव्रता और आयाम। सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रकाश का परावर्तन पारदर्शी सतह पर भी होता है और अपारदर्शी सतह पर भी होता है। समझ गए? अपारदर्शी सतह मतलब समझते हो कि नहीं? अरे भाई कलई कर दोगे तो पार कर पाएगा नहीं, यहाँ तो परावर्तन होता है, पक्की बात है कि नहीं है। लेकिन आपको हमने कहा था एक कांच ही ले लीजिए केवल, समझ गए नहीं? एक अगर कांच ले लेंगे तब तो क्या होगा बताइए, जब एक कांच ले लेंगे तो प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ से आई, तो हमने कहा था परावर्तन यहाँ भी होता है। तो ये बताओ पारदर्शी है कि नहीं, पहले बताओ। ये आपका जो तल है ये अपारदर्शी है, कलई कर दिए तो क्या हो गया, अपारदर्शी। अब यहाँ पर कलई वाले कुछ किया नहीं गया है, जब कलई नहीं किया गया है तो ये क्या होगा बताओ, पारदर्शी होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, प्रकाश किरण आएगी, ये अभिलंब हो गया तो यहाँ से ज्यादा मात्रा में चली जाएगी, लेकिन थोड़ी मात्रा में प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो देखो, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में भी फॉलो होता है और पारदर्शी, मतलब प्रकाश का परावर्तन चाहे पारदर्शी माध्यम रहे चाहे, हाँ, दोनों सतहों पर होता है। समझ में आई बात है इतना? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट समझ गए, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखिए। तीसरा है, प्रकाश का परावर्तन किसी भी सतह पर होता है। समझ गए नहीं? चाहे सरफेस रफ हो चाहे सरफेस क्या हो, प्लेन हो, दोनों सतहों पर प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तीसरा देखिए, देखो अगर ऐसे है तब, ऐसे है तब बताओ परावर्तन होगा कि नहीं होगा? किरण आई, चली गई, आई बराबर क्या होगा, आर भी होगा, उस दिन बताया था आप लोगों को। उसके बाद अगर सरफेस ऐसा है तब बोलिए, तब भी ऐसे होगा। समझ में आ रहा? कोण आई बराबर, और जो आपका ये लाइन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। यहाँ भी वही बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीनों एक ही तल में होंगे। तीसरा आपको ये बताए थे कि अगर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है ऐसे, तब भी यहाँ क्या होगा बताओ। मान लीजिए यही प्रकाश किरण आई, टकरा के गई, फिर यहाँ अभिलंब, तो कोण आई बराबर आर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीनों क्या होंगे, यहाँ कलई किया रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? और चौथा आपको बताया यहाँ भी, ये इस वाले में भी, ये वाला क्या है, पारदर्शी। समझ गए? तो यहाँ भी प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, और प्रकाश के दोनों नियम भी क्या होंगे, फॉलो। यहाँ ये है कि प्रकाश का परावर्तन बहुत कम होगा। अच्छा, आप लोग ये लगता होगा प्रकाश का परावर्तन यहाँ क्यों होता है, तो बताओ ये कांच है कि नहीं है? तो कांच आपकी आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता? जब कांच आपको दिख रहा है तो कोई वो दिखती क्यों है, परावर्तन के कारण। समझ गए नहीं? जब हमें वो कांच दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों में भेज रहा है, तभी तो हमको दिख रहा है। लेकिन उस कांच का परावर्तन कैसा है, रेगुलर कि इरेगुलर? इरेगुलर है, तभी वो कांच दिख रहा है, नहीं तो उसके अंदर क्या होता, हम दिखते या लाइट दिखती कुछ और। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? इतनी समझ में आई बात है? चलिए तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका क्या, पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट आपका है प्रकाश का परावर्तन विरल माध्यम में भी होता है और सघन माध्यम में भी। जैसे देखिए
ये आपका कांच है कि नहीं, बोलिए। तो प्रकाश किरण देखो यहां से आई, प्रकाश किरण आई कि नहीं आई? तो प्रकाश किरण जब यहां से आई तब अभिलंब आपका ये होगा, बोलिए। तो अभिलंब जब आपका ये होगा तो प्रकाश का इधर, आप जानते हो विरल से जब सघन में आएगी तो क्या होगी, हाँ झुक जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से थोड़ी सी मात्रा में परावर्तन हुआ। तो यहाँ पर बताओ कौन सा माध्यम है, यहाँ जब टकराए तो सघन माध्यम है कि नहीं है, बोलिए। अरे कांच कैसा माध्यम है भाई, सघन माध्यम है। अब यहाँ पर देखो, जब प्रकाश किरण यहाँ पहुंची तो इस वाले तल के लिए, इस वाले तल का मतलब यहाँ कांच के नीचे क्या है, वायु है। तो वायु जैसे ही कांच से वायु में प्रवेश करेगी, समझ गए, तो तल बदल गया कि नहीं? तो अब यहाँ पर कौन सा माध्यम हो गया बताओ, विरल माध्यम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आई तो बताइए यहाँ क्या होगा, अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। किसके कारण हटी भाई, विरल माध्यम के कारण। तो यहाँ भी थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश क्या होगी, परावर्तित होगी। बात समझ गई नहीं? तो यहाँ भी आई बराबर और यहाँ भी आई बराबर आर। तो प्रकाश का परावर्तन देखो सघन माध्यम में भी होता है और प्रकाश का परावर्तन विरल माध्यम में भी होता है। बातें समझ में आई? तो चलिए चारों पॉइंट फटाफट बताइए। पहला क्या था, जब प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो परावर्तन होने से पहले और परावर्तन होने के बाद क्या नहीं बदलता, वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती। क्या बदल जाता है, आवृत्ति और सॉरी तीव्रता और आयाम, चमक बदल जाता है और उसका आयाम। समझ गए? अच्छा, दूसरा हमने क्या बताया, प्रकाश का परावर्तन पारदर्शी माध्यम में भी होता है और अपारदर्शी माध्यम में भी होता है। समझ गए? तीसरा पॉइंट क्या था, कैसा भी सतह हो प्रकाश का परावर्तन होगा और सभी नियम प्रकाश के जो हैं वो फॉलो होंगे। बातें समझ में आई? चौथा आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम में भी होता है और विरल माध्यम में भी होता है। समझ में आ गया पूरा इतनी बात? चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, वस्तु तथा बिंब। वस्तु या बिंब, चलिए देखिए, वस्तु या बिंब। वस्तु या बिंब एक ही चीज होता है और उसके बाद एक होता है कौन सा चीज, प्रतिबिंब। समझ गए? प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज, समझ गए, और बिंब को कहते हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए नहीं? देखिए, जिस वस्तु से जिस वस्तु से क्या चलती है, प्रकाश की किरणें, उसे क्या कहते हैं, बिंब। और जाकर वो किरणें जहां मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे आप एक वस्तु हैं और कांच के अंदर, दर्पण के अंदर आपका जो फिगर बना है वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो आप हो गए बिंब और अंदर जो है वो प्रतिबिंब। बात समझ गया? तो देखो, प्रकाश की किरणें जहां से चलती हैं उसे क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। समझ गए? और देखो, आपतित किरणें जब होती हैं, आपतित किरणें वस्तु से ही चलती हैं। समझ गए? परावर्तन के बाद जहां मिल जाएंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। आपके पास दो किरणें हैं, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। समझ गए? तो देखिए, आपतित किरणें जहां मिलती हैं, कौन सी किरणें, आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु या बिंब। ध्यान समझना, आपतित किरण का कटान बिंदु यहां दिख रहा है नहीं सबको, आपतित किरण का कटान बिंदु क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। और परावर्तित किरण का कटान बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। आप ध्यान समझिएगा, आपतित किरणें जहां मिली वो क्या कहलाएगा, वस्तु या बिंब। परावर्तित किरणें जहां मिलेंगी, मतलब किसी चीज से टकराने के बाद जब वो मिलेंगी तब वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अगर रियल में मिल रही हैं तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, आभासी। बात समझ गए? तो आइए हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं।
एक फिगर से, तब समझ में आएगा। ध्यान समझना। देखिए ये है आपका एक क्या, ये आपका एक दर्पण है। क्या है भाई? दर्पण है। ध्यान समझना। ये आपका एक पॉइंट है, पॉइंट। इस पॉइंट से अगर हम कीड़े डाल दें, ऐसे गया, इस पॉइंट से डाल दें, ऐसे गया, समझ गए? तो बताओ आपतित किरण का कटान बिंदु यही है कि नहीं? बोलो, आपतित किरण का कटान बिंदु यहाँ है कि नहीं? तो आपतित किरण का अगर कटान बिंदु ये है तो ये कौन चीज होगा? वस्तु होगा। आपतित किरण का कटान बिंदु है तो क्या होगा? अच्छा, अब ये गया दर्पण पे, तो भाई ये होगा यहाँ अभिलंब और यहाँ ये होगा अभिलंब। तो टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तित होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो इधर परावर्तित हो गया, बात समझ रहे हो? और ये वाला किधर परावर्तित हो गया? इधर। समझ में आई? अच्छा, परावर्तित होने के बाद कहीं मिलेगा? इधर तो नहीं मिल सकता, तो हम इसको कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे की ओर। नहीं समझे? तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। अब ध्यान देना, आपतित किरण का कटान बिंदु क्या हो गया? वस्तु हो गई। देखो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण का ये कटान बिंदु है, तो परावर्तित किरण का ये कटान बिंदु है, तब क्या होगा बताओ? प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? ये हो जाएगा प्रतिबिंब। अब बताओ ये मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये बताओ कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। अभी ध्यान दीजिए, इमेज को आई कहेंगे और ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? वो कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां दिख रहा है ना? चलिए देखिए, एक किरण यहां से आई और एक किरण यहां से आई, ठीक? तो ये हो जाएगा इसका अभिलंब। बोलिए, टकराने के बाद क्या होगा? ऐसे गई है तो इधर जाएगी, समझ गई नहीं? ये देखो इधर जाएगी और यहां से टकराने के बाद इधर आएगी, तो इधर लौट गई, तो कहीं मिली कि नहीं मिली? चलिए अब ध्यान दो, ये किरण और ये किरण आपतित किरण है कि नहीं? तो अगर आपतित किरण है तो इधर तो मिल नहीं सकती, तो आगे हम इसको बढ़ाएं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां से ऐसे जाएगी। बोलिए। तो देखो आपतित किरण, ये किरण और ये किरण कौन सी है? आपतित किरण है। तो आपतित किरण जहां मिलेगी वो क्या होगी? वस्तु होगी नहीं होगी? बोलिए। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण जहां मिलेगी वो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर बताओ, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि मिल रहा है? मिल रहा है। जब मिल रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। ये प्रतिबिंब हो जाएगा और कैसा होगा? वास्तविक। और ये बताओ, वस्तु जो है मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी? काल्पनिक या आभासी? आभासी लिखता हूं, काल्पनिक या आभासी दोनों लिख सकते हो। आपको समझ में आया? बोलिए। तो इससे इस चीज से क्या निष्कर्ष निकला? वस्तु वास्तविक भी हो सकती है। अच्छा, यहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहां क्या होगा? वास्तविक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला भाई? कि वस्तु वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, आभासी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है नहीं? उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आभासी। ये वाला वास्तविक है कि नहीं? ये वाला प्रतिबिंब कैसा है? और ये वाला आभासी। बात समझ में आया? बोलिए। अब बताइए जल्दी जल्दी से। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? वस्तु वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है, और प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी या काल्पनिक भी हो सकता है। सारी बातें समझ में आई? तो आपको प्रतिबिंब क्या होता है समझ में आया? परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं और आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। समझ गए? तो वो मिल भी सकती है, मिलती हुई। अगर मिल रही है रियल में, रियल में क्या कर रही हैं? मिल रही हैं, तब होंगी वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर मिलता हुआ प्रतीत होगा तब आभासी। इतनी बात समझ गए? इनके प्रकार क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के प्रकार। तो चलिए, परावर्तन का प्रकार क्या होगा? पहला बोले थे ना, बताए थे
नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। तो बताओ, रेगुलर की इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। चलिए, नियमित परावर्तन आप बताए थे ना आप लोगों को कि अगर प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर लौटेगा तब नियमित परावर्तन, और किसी खुरदरे तल जैसे सड़क हो गया, दीवार हो गई, समझ आ रहा है नहीं? हाँ, व्हाइट बोर्ड हो गया, इन चीजों से प्रकाश टकराकर लौटेगा तब अनियमित परावर्तन होगा। अच्छा, नियमित परावर्तन में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? जैसे ये आपका एक मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ना, सुनो, यहाँ पे मोमबत्ती, बता दें नहीं, मोमबत्ती से अगर प्रकाश किरण गई, समझ गए, और आपकी आंख में आई प्रकाश, जिस पैटर्न में गई थी उसी पैटर्न में अगर आपकी आंख में आ गई तब, तो बताओ ये दीवार दिखेगी कि वस्तु दिखेगी इसमें? तो यहाँ पर इसमें ये देखो, तब ये दर्पण की बिहेवियर हो जाएगा, जिस पैटर्न में आएगा उसी पैटर्न में लौटा देगा और आपकी आंखों में, तब यहाँ इसके अंदर जितना दूर यहाँ से ये है उतने दूर क्या दिखेगा? इसमें मोमबत्ती दिखेगी। समझ गए? अरे जो वस्तु रखी गई थी, समझ गए? तो जिस पैटर्न में, तो यहाँ मतलब जो वस्तु है वही दिखेगा। लेकिन अगर इरेगुलर हो गया, सरफेस ऐसा है तब, तो जिस पैटर्न में आएगा उस पैटर्न में तो वापस लौटेगा नहीं, कहीं इधर उधर हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस पैटर्न में अगर आंख पे आएगा तब आपको ये क्या दिखेगी? दीवार दिखेगी। समझ गए? तब यही सामने दिखाएगा। अब आपको इससे मैं दिख रहा हूँ, क्यों दिख पा रहा हूँ आपको? हाँ, अनियमित परावर्तन है। अगर हमारे पास आकर जितना रेज आती थी सारा रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में उसी पैटर्न में जाती, समझ गए नहीं? तब हमारे अंदर आप दिखाई देते। समझ गए ही नहीं? तब कौन दिखाई देता? आप लोग दिखाई देते। बातें समझ में आई? तो आप लोग जान पाए कि वस्तु क्यों दिखाई देती है, रीजन क्या है। हाँ, अब एक होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल में एकदम अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। जैसे एक ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड है, जिसके बीच में एक ऐसा स्थान है जहां पर एकदम से क्या है? अंधेरा है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, तो इसी को ब्लैक होल कहा गया है। इस पे प्रकाश जाता है, प्रकाश परावर्तित नहीं होता, इसलिए उसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बात समझ गए? नहीं समझ गए? तो प्रकाश के ब्लैक होल काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। बातें समझ में आई? तो चलो, नियमित परावर्तन क्या है? जिस पैटर्न में आए उसी पैटर्न में आंखों में चली गई तब नियमित परावर्तन। या अगर किसी चिकने तल से टकरा कर लौटी है तब नियमित परावर्तन, और अगर खुरदरे तल से टकरा कर लौटी है तब तो अरे चिकने तल पे परावर्तन होगा तब नियमित, और खुरदरे तल पे होगा तब। अच्छा, चाहे खुरदरा हो चाहे चिकना हो, दोनों पर परावर्तन के नियम फॉलो, हमने बताया ना, किसी भी सतह पर क्या होता है? नियम फॉलो होता है। अब कुछ हम जान लेते हैं परावर्तन के उपयोग। समझ गए? उसके बाद परावर्तन टॉपिक खत्म। कल से हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं? चलो, परावर्तन का पहला काम क्या है? परावर्तन के उपयोग बोलिए। पहला उपयोग क्या है? वस्तुओं को देखना। किसी भी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे। आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? प्रकाश आया, प्रकाश का किरण आपकी आंखों में गया, लेकिन आपकी आंखों में किस वे में जाएगा? अनियमित तरीके से। तो ये अनियमित परावर्तन होगा, इसलिए दिखेगा। अगर अनियमित परावर्तन नहीं होता तब आप दिखते इसमें। समझ गए नहीं? दूसरा बताइए, इसका क्या काम है परावर्तन का? सोनार सुना है? सोनार और रडार हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। समझ गए ही नहीं? कोई पहली बार सुन रहा है क्या? सोनार हो गया, रडार हो गया, ये सब। और ये चमगादड़ देखा है? चमगादड़ की आंखें नहीं होती, पता है कि नहीं?
चमगादड़ के आंखों मतलब आंखें नहीं होती हैं, तो वो कैसे गमन करता है पता है? वो परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए चलता है। समझ गया रहा ही नहीं? जैसे सुनिए, चमगादड़ ये है मान लीजिए ना, ये है, तो अब रात को भी बहुत तेजी से जाता है। समझ गए नहीं? अब कैसे जाता है सुनो, ये चमगादड़ मान लीजिए जा रहा है, चमगादड़ अपने शरीर से ध्वनि तरंगे भेजता है। कौन से तरंगे? वो ध्वनि तरंगों को, उसके तरंगों को पहचान लेता है। तो देखो होता क्या है, तो इससे ध्वनि तरंगे निकलती हैं। किससे? चमगादड़ से। अब ध्वनि तरंगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ के जा रही हैं, आगे बढ़ के जाती है, अगर आगे कोई वस्तु है तो वो तरंगे उससे टकरा कर क्या आती हैं? वापस आती है। समझ लेता है रास्ते में कुछ है, तो अपना रास्ता क्या करता है? बदल देता है। बात समझ गए? नहीं समझ पाए क्या? आपकी तरफ हम जा, मतलब ये चमगादड़ जा रहा है, तो आप अगर आगे आगे, तो इससे क्या निकलती हैं? तरंगे। तरंगे टकराने के बाद क्या होती हैं? लौट आती हैं। अगर लौट आए तो इसको पता चल जाता है कि आगे अवरोध है, कुछ दिक्कत है, तो ये अपना रास्ता क्या करता है? चेंज कर लेता है। तो चमगादड़ के सिद्धांत पर बनाए गए हैं ये सब। समझ गए? तो देखो सोनार में क्या होता है और रडार में, रडार में चलती है रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। और सोनार में क्या होता है? ध्वनि तरंगे। समझ गए? सोनार में, सोनार जो लगता है, ये पानी वाली जहाज नहीं होती, हाँ पनडुब्बी, इन सब चीजों में कौन सा चीज लगता है? और ये, और रडार क्या इसलिए लगता है? हवाई जहाज में। समझ गए नहीं? तो रडार और सोनार ये सब ऐसी चीजें हैं जो रास्ते में आने वाले अवरोधों की जानकारी देते हैं। समझ गए? सोनार पानी में और रडार हवा में, मतलब वहाँ वायुयान में काम करता है। तो देखो होता क्या है, पानी के अंदर आप जानते हैं कि वायु तो है नहीं, मतलब है तो पानी के साथ मिला हुआ है H2O के रूप में। तो लेकिन देखो ध्यान से, वहाँ निकलती है ध्वनि तरंगे। वहाँ कौन सी तरंगे निकलती हैं? जैसे मान लीजिए ये जहाज है, समझ गए? अब यहाँ से यहाँ लगा है, मान लीजिए आपका ये कौन सा चीज? सोनार। सोनार अगर लगा हुआ है, सोनार से क्या निकलेगा? ध्वनि। अब मान लीजिए रास्ते में कोई बहुत बड़ा पत्थर है या मछली है, कुछ भी है, व्हेल मछली कुछ भी आ सकती है रास्ते में, तो ये तरंग जब जाती है, ध्वनि तरंग, समझ गए? जिस प्रकार चमगादड़ में था, तो ये ध्वनि तरंग जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से क्या होगी? लौटेगी। लौटने के बाद ये इसको रिसीव करता है, रिसीवर रहता है, रिसीव करके उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। और डिजिटल फॉर्म में आप जानते हैं, जैसे ये आपके बाइक में नहीं लगा रहता सब नापने के लिए, सुई वगैरह सब उस टाइप से रहता है। तो वहाँ वो वेलोसिटी भी बता देगा, कितने वेग से वो आ रहा है। समझ गए? और सुनो, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसके बारे में भी जानकारी ये रडार, ये सोनार क्या करेगा? दे देगा। तो किस सिद्धांत पर है बताइए? परावर्तन वाला है कि नहीं है? गया, टकरा के क्या हुआ? वापस आया। समझ गए? तब उसको लग जाता है कि अच्छा रास्ते में कुछ है, तो अपना रास्ता क्या करते हैं? बदल लेते हैं। टाइटैनिक जहाज में ये सब उस वक्त के दौर में नहीं था, तभी गड़बड़ हो गया। वो उसके लिए क्या करते थे, 5-6 लोग ऐसे खड़े होकर देखते थे आगे कुछ है कि नहीं है। उसमें कुछ हुआ था तो वो लोग जाके देखो बैठ गए थे कहीं पर, और वो क्या हो गई? जाके लड़ गया। समझ गए? तो बहुत दिक्कत हुई, कितने लोग मारे गए। तो समझ में आया कि नहीं? तो अब के सिस्टम में नहीं है। अब तो दिक्कत ये नहीं है कि भाई क्या हो जाएगा, आपको आगे कुछ अवरोध है तो मालूम कितना बड़ा है, कितने स्पीड से आ रहा है, सब कुछ पता कर देता है। कौन सा चीज? सोनार। पहले की किताबों में सोनार रडार पढ़ने को मिलता था, अब तो निकाल दिया इस बार से। रडार क्या होता है? ये हवाई जहाज में लगा रहता है। समझ गए नहीं? हवाई जहाज वाहन में भी लगा सकते हैं आप। तो ये क्या करता है जानते हो? जब हवाई जहाज जाता है तो उससे क्या निकलती है बताइए? तो वहां पर रडार लगा देते हैं। रडार से क्या निकलता है? रेडियो तरंगे। ये तरंगे आगे जाती हैं। समझ गए? तो तरंगे आगे जाती हैं, तो अगर कोई चीज है तो उससे टकरा कर क्या होंगे? हाँ, तो यहाँ से रडार मान लीजिए है, एरोप्लेन है, यहाँ से रडार है, यहाँ लगा है, तो रडार से क्या निकलेंगी? ध्वनि तरंगे रेडियो तरंगे निकलेंगी। अब अगर कोई आगे अवरोध है, कोई चीज है, इससे टकरा कर फिर ये क्या करेंगी? वापस आएंगी। रिसीवर इसको पता चल जाएगा, फिर इसको डिजिटल फॉर्म में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, और हम समझ जाएंगे कि भैया आगे कुछ है कि नहीं है, कितने स्पीड से आ रहा है, कितना बड़ा है, सब कुछ जानकारी दे देता है। तो परावर्तन का उपयोग समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? थोड़ा एक बार फिर से रिवीजन कर लो। बताइए, सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला था, बताओ परावर्तन से पहले और परावर्तन के बाद क्या, परावर्तन जब हो जाता है क्या नहीं बदलता? वेग नहीं बदलता, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता,
आवृत्ति नहीं बदलती, क्या क्या बदल जाता है? आयाम और तीव्रता। समझ गए? दूसरा पारदर्शी और दोनों जगह परिवर्तन हो सकता है। तीसरा सघन माध्यम और विरल, दोनों जगह परावर्तन की घटना होती है। और सतह कैसी भी हो, हर जगह परावर्तन की घटना होती है। समझ गए? आपतित किरण के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, परावर्तित किरण के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ गए? चलो, वस्तु और प्रतिबिंब काल्पनिक भी हो सकते हैं और ये वास्तविक भी और यानी वास्तविक भी और आभासी दोनों हो सकते हैं। समझ गए? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। समझ गए? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद अगर कहीं मिल रही हैं, तब अगर रियल में मिल रही, वास्तव में मिल रहे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में नहीं, मतलब मिलती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं, तब आभासी प्रतिबिंब। समझ गए? और इसे पर्दे पर हम प्राप्त, इसका केवल क्या ले सकते हो? फोटो ले सकते हो। समझ गया? तो बताओ, इसकी वास्तविक प्रतिबिंब घटना कहाँ होती है? उत्तल लेंस में, और इसका आभासी की अवतल लेंस। बातें समझ में आई? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन वह होता है जिसमें परावर्तन चिकने तल से होता है, और खुरदरे तल से होगा तब अनियमित। जब नियमित परावर्तन होगा तो हमें उसके ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दिखाई देता है। समझ गए नहीं? और जब आपका अनियमित होगा तब वस्तु दिखाई देगा आपको, जिसके सामने से वो परावर्तित हुआ है, जहां से होकर परावर्तित वही दिखाई देगा। बातें समझ गए? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परावर्तन के उपयोग। पहला क्या है? वस्तुओं को देखना। सोनार, रडार, चमगादड़, इन सब चीजों में किसका इस्तेमाल होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम पे ये सब काम करते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में समतल दर्पण, गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात समझ गए नहीं समझ गए? चलिए, ठीक।